नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करेंगे आपके वर्ण विचार के भाग नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, अर्थात जिसके अंतर्गत बात करेंगे हम व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने स्वरों के बारे में जाना और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में जाना कि स्वर कितने होते हैं, मात्राएं क्या होती है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, इन सभी के बारे में तमाम प्रकार से हमने अध्ययन किया। अब हम वर्ण का दूसरा भाग आता है जिसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण। उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिएगा मित्रों, व्यंजन वर्ण के बारे में आपसे बात करूं तो व्यंजन वर्ण के बारे में साधारण भाषा में कहा गया कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उच्चारण करने में बाधा उत्पन्न होती है और स्वरों के उच्चारण करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो स्वतंत्र है। स्वर स्वरों की सहायता लेता है, परंतु व्यंजन वर्ण होते वो स्वरों की सहायता से लेते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि इनके उच्चारण करने में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन स्वरों के अंतर्गत बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो देखो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात आती है कि व्यंजन कहते किसे, व्यंजन कहते कैसे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन, कौन सा वर्ण कहते हैं? उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते। अब आपसे पूछे कि व्यंजन कितने होते हैं? देखो, एक व्यंजन ये नाम है, दूसरा व्यंजन ये आता है। एक तो है व्यंजन और दूसरा व्यंजन। व्यंजन का तो मतलब होता है मित्रों पकवान या वर्ण या अक्षर होता है, और इस व्यंजन का मतलब होता है पंखा। क्या होता है? पंखा होता है। यह हमारे किसके अंतर्गत प्रयुक्त होता है? युग्म शब्दों के अंतर्गत आता है। दोनों शब्द साथ में दे देते हैं, इनका अर्थ पूछता है आपसे। तो व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। और इन 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 3 भागों के अंतर्गत इसको विभक्त किया गया है। पहला आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आता है ऊष्मीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं भाई? कै से लेकर मैं तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? कै से लेकर मैं तक वर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 25 और 8 कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो कितने बताते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श 25, अंतस्थ 4 और उसमें भी कितने होते हैं? 4 वर्ण माने जाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन है, 25 व्यंजन है। कहाँ से कहाँ तक? कैसे मैं तक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनको 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 5 होते हैं। वर्ग 5 होते हैं। इसके उच्चारण स्थान भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखो, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो 5 में अपने आप ही कितने वर्ण हो गए? हमारे 25 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 25। और कै से लेकर मैं तक वर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब क्या इनका उच्चारण स्थान पूछता है? वो क्या पूछता है? उच्चारण स्थान पूछता है कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है।
तो आपको देखो सबसे पहले मैंने एक सूत्र लिख दिया जिसका नाम है अ कु ह विसर्ग नाम है क्या होता है कंठ। क्या होता है कंठ होता है। यानी इन सभी वर्णों का जो उच्चारण होता है वो हमारे मुख विवर में कहां से होता है कंठ से होता है। कहां से उच्चारण होगा इसका कंठ से होगा। कैसे जैसे उच्चारण कर सकते हो क ख ग घ ng क ख ग घ ng। हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख विवर में जीवा कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही है, सिर्फ उदर में से हवा निकली फेफड़ों को प्रभावित करते हुए किसको प्रभावित कर रहा है कंठ वो आगे सीधा उच्चारण ध्वनि बाहर आ जाती है। इसी कारण इस कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है कंठ कहलाता है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है अ कु ह विसर्ग, यानी ए का मतलब होता है ए और आ से। कैसे होता है ए और आ से होता है। कु का मतलब होता है कै वर्ग क ख ग घ और अंगा। फिर आता है ह और एक आता है हमारा विसर्ग। क्या आता है विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है कंठ कहलाता है। अ कु ह विसर्ग नामे क्या कहलाता है हमारा कंठ कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना विशेष रूप में ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ। अ आ क ख ग घ ng उच्चारण स्थान क्या है कंठ। फिर आता है ह और फिर आता है विसर्ग। है को बोल के देख सकते हो ह और विसर्ग में क्या जाता है अतः ममः यशः। तो पीछे ध्वनि किसकी आ रही अह की ध्वनि आ रही, अर्थात इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है कंठ कहलाता है। अब यदि आपका है का उच्चारण स्थान पूछता है तो ध्यान रखना एक उच्चारण स्थान और होता है जिसका नाम है अलीजीवा। अलीजीवा हिंदी के अंतर्गत ध्यान रखना आपसे पूछा जाए तो आपको पहला उत्तर देना है का उच्चारण स्थान क्या होता है अलीजीवा होता है, अर्थात छोटी जीवा। क्या छोटी जीवा मुख विवर में जो ऊपर लटकी हुई रहती है ना गुंडी की तरह, उसको क्या कहते हैं अलीजीवा कहते हैं। तो यदि कंठ नहीं मिले तो उसकी जगह आपको क्या मिलेगा अलीजीवा। अलीजीवा नहीं मिलता है तो क्या मिलता है कंठ मिलता है। क्या कंठ मिलता है। तो अ कु ह विसर्ग नामे क्या हो गया कंठ और है का पहले हमारे को क्या करना है अलीजीवा ही करना है। नेक्स्ट आता है ईचु यस है, यानी ईचु यस है का मतलब होता है तालु। तालु हमने देखा होगा जीवा के ऊपर वाला जो भाग होता है, जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है तालु कहलाता है। यहां पर ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब होता है ई छोटी और बड़ी। चू का मतलब है च छ ज झ और य, इन सभी का, और अकेला य और अकेला श, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है तालु कहलाता है। जैसे हम बोल के देखते हैं ई ई ई ई, अर्थात उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है हमारा तालु कहलाता है। क्या कहलाता है तालु कहलाता है। फिर आ गया च वर्ग, तो च वर्ग का उच्चारण करके देखो च छ ज झ य, च छ ज झ य, च छ ज झ य, ऊपर जीवा स्पर्श कर रही है तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है तालु। अकेला य और अकेला स, य उच्चारण करते तो ऊपर स्पर्श करता है और श, अर्थात इसका भी उच्चारण स्थान क्या निकलता है हमारा तालु निकलता है। तो ईचु यशाणाम तालु, ए कु है विसर्ग नाम में क्या होता है कंठ। फिर आ गया ऋतु रेषणाम मूर्धा। क्या है ऋतु रेषणाम मूर्धा री, फिर आ गया ट ठ ड ढ ण, फिर आ गया र और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है मूर्धा। मूर्धा कौन सा, दांतों के पीछे जो चमड़ी का लेप होता है, दांतों के पीछे जो चमड़ी का लेप होता है जिसे हम कहते हैं मसूड़े, और मसूड़ों को क्या कहा जाता है मूर्धा कहा जाता है। तो उच्चारण करके देखो आप स्वयं कैसे करोगे भाई इसका उच्चारण री री री, उसके बाद में ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, और फिर आ गया र और एक आ गया स, इन सब का उच्चारण करके देखना। दांतों के पीछे जो चमड़ी का लेप होता है मूर्धा होता है, अर्थात मसूड़े होते हैं, वहां पर इसका क्या करता है स्पर्श करता है। इसी कारण हम कहते हैं ऋतु रेषणाम क्या कहलाता है मूर्धा, अर्थात ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ होता है। क्या कंठ। उसके बाद में है लृ तु ल स, लृ तु ल स नाम कहलाता है दंत। क्या होता है दंत। लृ तु का मतलब त थ द ध न और ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है दंत कहलाता है। क्योंकि जब इनका आप उच्चारण करोगे तो जीवा किसको स्पर्श करती है दांत को, किसको स्पर्श करती है
दांत को करती है, इसी कारण इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, हमारा दंत कहलाता है। कैसे, जैसे उच्चारण करके देखो, लरी 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 उच्चारण करते तो किसको स्पर्श करती है, जीवा दांत को करती है। उसके बाद है त थ द ध न, त थ द ध न, उच्चारण स्पर्श किसको करती है, दांत को। फिर आता है ल ल और स, अर्थात उच्चारण करने पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, हमारे दंत को स्पर्श कर रही है जीवा, तो इसी कारण इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत्य होता है। फिर आता है उपपद नाम है ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ। ऊ का मतलब हो गया ऊ छोटा और बड़ा, पू का मतलब प, फ ब भ म, इन सब का उच्चारण क्या कहलाता है, हमारा ओष्ठ कहलाता है। ऊ को बोल के देखो, ऊ ऊ ऊ ऊ, इनका उच्चारण करते हो तो जीवा क्या करती है, कुछ नहीं करती, लेकिन अंत में क्या प्रभावित हो रहा है, होता है हमारे ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। इसी कारण क्या करते हैं, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, उच्चारण करने पर अंत में प्रभावित हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ओष्ठ प्रभावित हो रहा है। तो इसी कारण इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, हमारा ओष्ठ कहलाता है। तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। अब देखो एक बार प्रश्न क्या पूछा गया, एसआई के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, आरपीसी एसआई एग्जाम में पूछा गया, यदि आपका नीचे वाला ओष्ठ पूरी तरह काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं बोला जाएगा, और ऑप्शन में वर्ण कौन सा दे रखा था, ब दे रखा था। तो आप बोल के देख सकते हो, प फ ब भ म, प फ ब भ म और ऊ दोनों साथ, ये सारे किससे होते हैं, ओष्ठ से होते हैं। तो अब काट के देखो, वाह फा 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 बोल सकते हो क्या, नहीं। इसी कारण ध्यान रखना, ओष्ठ नहीं मिलेगा तो प वर्ग नहीं बोला जाएगा। उसी प्रकार एक प्रश्न पूछा गया, यदि आपकी सर्दी की अवस्था में कंठ खराब होता है, सर्दी की अवस्था में कंठ खराब होता है तो कौन सा वर्ग बोलने में बाधा उत्पन्न होगा, तो क वर्ग होगा, कौन सा, क वर्ग होगा। फिर ऐसे बीच में से प्रश्न आ जाता है कि थ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ध का उच्चारण स्थान क्या होगा, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस वर्ग को बोल के देखो, बोल के देखोगे तो अपना पता चल जाएगा। नहीं क्या होता है, कभी कभार कि क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है, हमारे उस वर्ण का उच्चारण गलत निकल जाता है, और गलत निकलता है इसका मतलब वो गलत हो जाएगा प्रश्न। इसी कारण पूरे वर्ग को बोल के देखो, पूरे वर्ग को बोलोगे तो पूरा वर्ग कभी भी गलत नहीं होगा, आपके लय ताल के साथ में उच्चारण हो जाएगा, हमारे को उच्चारण स्थान मिल जाएगा। जैसे मान लो आपके आ गया क्या, ये स आ गए, इस स को क्या बोलोगे, है मत बोल देना। जैसे मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत स का उच्चारण किस में होता है में होता है, किसमें, है में होता है। पश्चिम राजस्थान के अंदर तो वैसे बात नहीं करना है, जैसे सड़क को हड़क बोलते हैं, सब्जी को हब्जी बोलते हैं, तो वो हमारा क्षेत्र विशेष का अलग आपका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी कारण मैं कहता हूं कि पूरा वर्ग को बोलो, पूरे जो भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करके देखो, स्वतः ही क्या हो जाता है, उसका उच्चारण स्थान निकल जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंतोष्ठ होता है। भाई क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। व दांत और ओष्ठ का मिलन, इसी कारण इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, दंतोष्ठ। फिर आता है ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, क्या होता है, कंठ तालु। क्यों, क्योंकि ए किस से मिलकर बना हुआ है, ए और ई से मिलकर बना हुआ है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का क्या होता है, तालु। इसी कारण क्या हो जाता है, कंठ तालु उच्चारण स्थान निकलता है ए और ऐ का। प्रश्न यहां से भी पूछा गया कि कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से, ए और ऐ, और ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ और तालु होता है। और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। ओ किस से मिलकर बना हुआ है, ए और ऊ से मिलकर बना हुआ है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, क्या होता है, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। इसी कारण ध्यान रखना आप सभी को कि और औ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से कहलाते हैं, कंठ तालु, और कंठ तालु से उच्चारित होने, कंठोष्ठ, और ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, और कंठ तालु से ए और ऐ, और कंठोष्ठ से और औ का क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। चाहे इधर से पूछे, इधर से पूछे, किधर से भी पूछे, आपको सतर्क रहना है कि किस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है हमारे सामने। और हमेशा ध्यान रखना, सतर्क रहना, कॉपी पेन साथ लेके रहना, जहां पर आपको लगे कि चीज ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में नोट लगा के लिखना है, नोट छापना है 5000 का, ध्यान रखना, चेक लगा देना नोट नहीं तो।
तो हमेशा ध्यान रखना स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 कै से लेकर मैं तक होते हैं, इसमें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। देखो कितने उच्चारण स्थान हो गए, 5 उच्चारण स्थान हो गए। कहां से कहां तक दे रखा है, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने साथ में स्वरों का उच्चारण स्थान भी दिख दिया आपके। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई, 25 होते हैं। कितने, 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने स्पष्ट हमने बात करती है। एग्जामिनर सीधा प्रश्न पूछता है कि कितने वर्गों में बांटा गया, इस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है और इस वर्ग का क्या उच्चारण स्थान है, वर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है, और ये कौन से होते हैं, कहां से कहां तक होता है, कौन से होते हैं और कहां से कहां तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाद में। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4, जिनका उच्चारण करने पर फेफड़ों से जल्दी से उच्चारण हो जाता है, संघर्षहीन की तरह रहता है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कह रहे हैं, बीच में स्थित स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। य र ल व, कौन कौन से, य र ल व, ये व्यंजन होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब इसके अंतर्गत विशेषता ध्यान रखना, ये और वह व्यंजन होता है, इनको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के समान होता है। किसके समान, संघर्षहीन सप्रवाह रहते हैं। ये कैसे होते हैं, संघर्षहीन, अर्थात संघर्ष होता ही नहीं है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, हमारा अर्ध स्वर पड़ गया। क्या पड़ा, अर्ध स्वर पड़ा है। एक अर्ध वृत्ताकार स्वर थे और औ, यहां पर नाम है अर्ध स्वर। वृत्ताकार नहीं है, वृत्ताकार आते ही और औ हो जाता है, सीधा नाम आता है अर्ध स्वर। तो यह और वह होता है। रै को हम कहते हैं प्रकंपित, या इसका दूसरा नाम है लुंठित। क्या नाम है, लुंठित। प्रश्न आ चुका है ये ग्राम सेवक के अंतर्गत कि लुंठित वर्ण कौन सा होता है, तो रै वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है, रै वर्ण होता है। प्रकंपित अर्थात रै का उच्चारण करने पर मुख विवर में भूचाल आ जाता है। क्या आता है, भूचाल, भूकंप आता है तो बर्तन हिलते हैं ना घर में, वैसे रै का उच्चारण करो, कंपन शुरू हो जाता है, रै रै रै। इसी का नाम क्या पड़ गया, प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। और लय को कहते हैं पार्श्विक। क्या कहते हैं भाई, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो पार्श्विक का मतलब होता है बगल। क्या होता है, बगल। जब आप लय का उच्चारण करते हो तो जीवा की नोक खड़ी हो जाती मुख में के अंदर, और दोनों तरफ से क्या निकलती है, हवा निकलती, गुलाफ बोलते हैं जिसको, दोनों तरफ से हवा निकलती। इसी कारण से क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अब आपसे पूछे कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो यह और वह होते हैं। अर्ध स्वर यह और क्या होता है, वह होता है। दूसरी बात के अंतर्गत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि प्रकंपित या लुंठित कौन सा होता है, तो रै होता है। पार्श्विक कौन सा होता है, लय वर्ण होता है। तो स्पर्श 25, अंतस्थ 4। अब हमारे सामने रह गए ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं भाई, ये पहला तालव्य है, मूर्धन्य से, दंत्य से और है हो गया। और ऊष्मीय का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। क्या, गर्म। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख विवर में घर्षण उत्पन्न होकर गर्म श्वास निकले, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है वर्ण आता है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है संयुक्ताक्षर की। तो संयुक्ताक्षर होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। कितनी होती है, 4। संयुक्त धन अक्षर, संयुक्त प्लस अक्षर, अर्थात एक से अधिक अक्षरों के योग से निर्मित जो वर्ण होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। कौन कौन सा है, क्षत्र, जय, श्रेय। और ये एक संस्कृत भाषा का, मित्रों किसका है, संस्कृत भाषा। हमारे हिंदी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे तो 4 बताने हैं। इस 5वें को हमारे अंदर नहीं लिया गया पर अभी तक, लेकिन ये मिला बाकी से द और य से। और यह को भी हलंत करोगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। लेकिन इसके शब्द हमारे हिंदी के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, इसी कारण मेरे को बताना अनिवार्य हो चुका था ये कि द और यह से मिलकर क्या बनता है, दय बनता है। जैसे विद्यालय, विद्यार्थी शब्द आता है ना, उसके अंतर्गत बीच में ये लिखा हुआ होता है हमारा। अब किसे किससे मिलकर बना हुआ है भाई, किसे मिलकर बना हुआ है, हमारा क और स से मिलकर बना हुआ है। और स को भी हलंत करोगे स्वर क्या निकलेगा, ए निकलता है। क्या निकलता है, ए। त्र किससे मिलकर बना हुआ है, तय और र से मिलकर बना हुआ। र को भी हलंत करोगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। जय वर्ण किससे मिलकर बना हुआ है, जय और य से मिलकर बना हुआ है। य को भी हलंत करोगे क्या निकलेगा,
ए निकलेगा। और श्रय वर्ण किससे मिलकर बना हुआ है? स और र से मिलकर बना हुआ है। र को भी हलंत करोगे तो क्या निकलेगा? ए वर्ण निकलेगा। क्या निकलेगा? ए। तो अब आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि किसय वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ है? तो कै और स से मिलकर बना हुआ है। त्रय किससे मिलकर बना हुआ है? तय और र से मिलकर बना हुआ है। श्रय किससे मिलकर बना हुआ है? स और र से मिलकर बना हुआ है। और ज्य किससे मिलकर बना हुआ है मित्रों? जय और य से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम ज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञ। प्रचलित भाषा में ज्ञ बोला जाता है, परंतु यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसका थोड़ा सा सतर्क रहना, ये मत कर देना। ये प्रचलित रूप है मित्रों, ग और ये। यदि ये ऑप्शन चारों में कहीं पर भी नहीं मिलता है, ये मिल रहा हो तो आप इसको लगा सकते हो, परंतु ये शुद्ध रूप नहीं माना जाता है। जैसे हम कुछ शब्दों का उच्चारण करते ना, तो विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द है, ज्ञान है, ज्ञान है, इनके अंतर्गत प्रचलित रूप तो हमारा चलता है, विज्ञान चलता है, लेकिन कहते ना कि पीछे संस्कृत भाषा के आधार पर विज्ञान होता है, तो वो प्रक्रिया है, वहां पर थोड़ा सतर्क रहना आपको, ठीक है। तो ये संयुक्ताक्षर 4 हो गए। अब इनमें से प्रश्न क्या पूछा गया? देखो एक बार प्रश्न आया हुआ है कि ये ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द है, ये कौन से वर्ग में आएगा? पहली बात, कौन से वर्ग में आएगा? दूसरी बात, किस वर्ण से पहले आएगा, किस वर्ण के बाद आएगा? किस वर्ण से पहले आएगा, किस वर्ण के बाद आएगा? ये प्रश्न यहां से बना हुआ है। मान लो इसकी जगह शब्द आ जाता है, आपको क्षमा शब्द आ जाए कि क्षमा शब्द किस वर्ग में आएगा, किस वर्ण से पहले आएगा, किस वर्ण के बाद आएगा। उसी प्रकार मान लो शब्द आ गया आपके सामने त्रास, कि त्रास शब्द किस वर्ण में आएगा, किस वर्ण के बाद आएगा, कौन से वर्ग में आएगा, कौन से वर्ग में आएगा। ऐसे प्रश्न तमाम है, तो मैं आगे की बात करूं आपसे, उसका जवाब यहां पर मिलेगा आपको। हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का सही क्रम, वर्णों का मतलब हो गया स्वर और व्यंजनों का, दोनों का सही क्रम पूछ रहा है, तो पहले अनुस्वार आता है, फिर अनुनासिक आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर ये स्वरों का क्रम रहता है हमारे। आपसे पूछेगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा होता है, तो अनुस्वार होता है। अंतिम वर्ण कौन सा होता है, तो है होता है। कहीं किसे त्रय जय श्रय मत कर देना। अंतिम वर्ण कौन सा है वर्ण। देखो कै के बाद में क्या आता है? किश आता है। क्या आता है? किश आता है। कै के बाद में क्या आता है हमारा? किश वर्ण आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है जय के बाद में क्या आता है? ज्य आता है। क्या आता है? ज्य आता है। तय के बाद में क्या आता है? त्रय आता है। उसके बाद में स के बाद में क्या आता है? श्रय आता है। क्या आता है? श्रय आता है। तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसे वर्ण किस वर्ण से पहले आता है, किस वर्ण के बाद में आता है? तो कै वर्ण के बाद में आता है, ख से पहले आता है। कौन से वर्ग में आएगा? कै वर्ग में आ रहा है। कौन से वर्ग में आ रहा है? कै वर्ग में आ रहा है। जय वर्ण किस वर्ग में आएगा? च वर्ग में आएगा। और जय से बाद में आता है, झ से पहले आता है। त्रय वर्ण तय वर्ग में आता है, तय के बाद में आता है, थ से पहले आता है। श्रय वर्ण उष्मीय व्यंजनों में आता है, तालव्य स के बाद में आता है, मूर्धन्य स से क्या होता है? पहले आता है। क्या आता है? पहले आता है। ये बात विशेषतः ध्यान रखना, कौन किससे पहले आता है, कौन किसके बाद में आता है, इस बात का विशेषतः रखना। अब आपके सामने मैंने शब्द लिखा, आपसे पूछे ये कौन से वर्ग में आएगा? देखो कौन से वर्ग में आ रहा है हमारा? च वर्ग में आ रहा है। किस वर्ण के बाद में आ रहा है? तो जय के बाद में आ रहा है, झ से पहले आ रहा है। लेकिन उसने क्या किया? ऑप्शन में जय दिया ही नहीं, क्या दे दिया? छ वर्ण दे दिया, तो छ के बाद होगा। और यदि छ भी नहीं मिलता है तो कौन सा वर्ण मिलता है हमारे को? च वर्ण मिलता है। कौन सा? च वर्ण मिलता है। तो आप प्रक्रिया को समझना, प्रश्न की प्रकृति को समझना, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, उस चीज को चारों ऑप्शन पढ़ना, समझ में आ जाएगा। दूसरा मैंने शब्द लिखा था क्षमा शब्द। अब बताइएगा क्षमा शब्द किस वर्ग में आएगा? कै वर्ग में आएगा। कै के बाद में आता है, ख के पहले आता है। त्रास शब्द लिख रहे थे, त्रास कौन से वर्ग में आएगा? तय वर्ग में आएगा। तय के बाद में आता है, थ से पहले आता है। जैसे शब्द आ जाए श्रावण शब्द आ जाता है, तो कौन से वर्ग में आएगा? वर्ग कोई नहीं, उसमें व्यंजनों में आता है। और तालव्य स के बाद में आता है, मूर्धन्य स से क्या आता है? पहले आता है। मूर्धन्य स से क्या होता है हमारा? पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं उक्षिप्त। कौन से वर्ण होते हैं भाई? उक्षिप्त वर्ण होते हैं। तो उक्षिप्त वर्ण किसे कहा जाता है? उक्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना होता है भाई। अब ये किसको फेंकेगा? भाटा को थोड़ी फेंकेगा,
किसको फेंकेगा? वर्णों को। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर जीवा तेज गति से तड़ित होती, अर्थात गिरती है, झटके के साथ में गिरती है, इसी कारण हवा तेज गति से बाहर आती, इसी कारण हम कहते हैं फेंके हुए वर्ण। क्या कहते हैं? फेंके हुए वर्ण कहलाते हैं। और तड़ित होने के कारण इसको हम ताड़नजात, द्विजात, द्विगुण, द्विस्पष्ट के नाम से जाना जाता है। इतने नाम है, होते हैं ये दो है। कितने होते हैं? ये दो वर्ण होते हैं। कौन कौन सा? ये वाले। नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये उक्षिप्त चिन्ह होता है या ताड़नजात चिन्ह होते हैं। द्विजात, द्विस्पष्ट और द्विगुण के नाम से इसको जाना जाता है। ताड़नजात, द्विजात, द्विस्पष्ट, द्विगुण के नाम से जाना जाता है। ये इनकी कितने होते हैं भाई? दो होते हैं। और इनका प्रयोग ध्यान रखना, इनका प्रयोग क्या होता है? ये शब्द के प्रथम वर्ण में कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। शुरुआत में जैसे शब्द आते हैं उनमें कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी स्थिति में ध्यान रखना, अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता और तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे रोड शब्द लिखा अंग्रेजी का शब्द है, रेडियो शब्द है, उनके नीचे ये बिंदी नहीं लगती मित्रों। बिना बिंदी अर्थात वर्गीय व्यंजन वाले आते, इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ढक्कन आता है, डमरू शब्द आता है, तो ढक्कन किससे शुरू होता है? इससे ढक्कन से होता है या इस ढक्कन से होता है शुरुआत में? डमरू इससे होता है या डमरू इससे होता है? ये प्रक्रिया मैं आगे आपके सामने लेके आऊंगा। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है उक्षिप्त, क्या है? उक्षिप्त का प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में प्रयोग कभी नहीं होता है। क्या? कभी नहीं होता इनका प्रयोग, पहली बात ध्यान रखना। अब ढक्कन ये सही है, ये गलत है। ये डमरू ये सही है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि शब्द के प्रथम वर्ण में इनका प्रयोग होता ही नहीं है। शब्द के प्रथम वर्ण में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। वो कौन से होते हैं? हमारे उक्षिप्त वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? दो है। देखो, दो हो गए। अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होता, ठीक है। अंग्रेजी के शब्दों में कैसे? जैसे मैंने अभी कहा था, ये एक तो रोड ये लिखा हुआ है, तो ये गलत है। रोड कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये सही है हमारा, ठीक है। एक रेडियो शब्द आता है, रेडियो, और एक आता है, ध्यान रखना, रेडियो। ये दोनों ही गलत है मित्रों। क्या है? दोनों ही गलत है। शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? रेडियो है। क्या है? रेडियो है। ये बात ध्यान रखना ना, विशेष रूप में ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि ये के कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे व्यवहार के अंतर्गत हर जगह अशुद्ध लिखा हुआ है, कुछ पुस्तकों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण हम इसको क्या करते हैं? ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और ये शब्द क्या है मित्रों? गलत है। दोनों ही शब्द, रेडियो लिखते हो आप, अधिकतर पुस्तकों में भी ये शब्द लिखा हुआ है, लेकिन शब्द शुद्धि में सचेत हो जाना, इन शब्दों का प्रयोग, ये अशुद्ध शब्द है। मान लो बाय चांस ये हमारे को मिलता ही नहीं है, तो ये प्रश्न ऐसे डिलीट कर देंगे लोग, लेकिन तब इस स्थिति में इसको सही करके आ जाना। लेकिन ये भी सही नहीं मानेगा नहीं, क्योंकि रिट लगा के आप इसको डिलीट करवा दोगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। और ये प्रश्न ये सही करना, यदि विकल्प मिलता है तो छोड़ के तो उसमें भी नहीं आना, लेकिन उसको करना है। वो बात स्थिति वो बाद की बात है। पहली स्थिति में प्रथम दृष्टया के अंतर्गत यही करना है हमारे को, और यही शुद्ध माना जाता है। दूसरा आता है अयोगवा वर्ण। कौन सा आता है मित्रों? अयोगवा वर्ण आता है। अयोगवा का वर्ण का मतलब क्या होता है? जिन्हें ना तो स्वरों में गिना गया, ना व्यंजनों में गिना गया, किसी योग्य ही नहीं रहे, और इनकी संख्या है दो। ध्वनि मात्र रह गए सिर्फ। ये कितने हैं? दो है, जिसको हम कहते हैं अंग और अह। क्या कहते हैं? अंग और अह। इसको कहते हैं अनुस्वार। कौन सा कहते हैं? अनुस्वार। और इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग ध्यान रखना, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग स्वरों के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? स्वरों के साथ में होता है। व्यंजन के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। व्यंजन के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आगे बताऊंगा, दुख, दुख में मैंने द को हलंत किया, स्वर निकला ऊ, तो स्वर के साथ में है कि नहीं है? ये विसर्ग स्वर के साथ में आता है। जैसे आप लिखते हो अतः, तो इसमें तय को हम हलंत करेंगे, स्वर ए निकलेगा, तो स्वर ए के साथ में क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो इस बात का विशेषतः ध्यान रखना कि स्वरों के साथ में ही अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हंस, क्या लिखा? हंस, तो है को मैंने हलंत किया, स्वर ए निकला, ए के ऊपर क्या लगा रखा है? अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। नीचे एक अन्य बात है, नोट लगा के आपको लिखना है, इसको कौन ध्यान रखना, क्या है? एक ही वर्ण के दो बार आवर्ती होने पर द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी पहले वाला आधा होता है, दूसरे वाला पूरा होता है। जैसे कुत्ता, कुत्ते में तय से पहले तय आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ऐसा ही में प्रश्न पूछा गया था, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है किस शब्द में? तो कुच्चा, कुत्ता, सच्चा, बच्चा, तो चय से पहले चय आ रहा है, तय से पहले तय आ रहा है, सच्चा में चय से पहले चय आ रहा है। और उसने एक दिया वल्गा।
क्या नाम दिया, वल्ग। तो वल्ग में ग से पहले ग थोड़ी आ रहा है, या ल से पहले ले आ रहा है, नहीं। जैसे उल्लास, उल्लास में ल से पहले ले आ रहा है। उज्जवल जय से पहले जय आ रहा है। तो हमेशा इस प्रकार का ध्यान रखना, द्वित्व है, दो, द्विस क्या मतलब क्या हो गया, दो, क्या हो गया, दो। इसी कारण ध्यान रखना, इसका क्या नाम पड़ गया, हमारा द्वित्व व्यंजन पड़ जाता है। जैसे अयोगवा का प्रयोग मैं कह रहा था आपको, अयोगवा कितने होते हैं मित्रों, दो होते हैं, अंग और अह होता है। क्या होता है, अंग और अह होता है। अब देखो इसमें हम हलंत करेंगे, स्वर अ के साथ में विसर्ग है, स्वर उ के साथ में विसर्ग है, स्वर अ के साथ में अनुस्वार है, और इसमें तो दिखाई दे रहा है स्वर अ के साथ में क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। तो यहां पर दंत का भी प्रयोग करते हो, न का भी प्रयोग करते हो ना, नासिक भी आता है हमारे को। हमेशा इस बात का ख्याल रखना, इसका प्रयोग किसके साथ में होता है, स्वरों के साथ में होता है, व्यंजन के साथ में। जैसे मान लो मैंने लिख दिया जगत, क्या लिखा, जगत। क्या आपने कभी इस प्रकार से देखा इनका प्रयोग? यदि देख भी लिया हो तो ध्यान रख लेना क्या है वो, गलत है। क्या है, गलत है। इस स्थिति में ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, देखो अब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं आपके, वो है स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है मित्रों, 11 बताई गई। व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 33 होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। उपक्षिप्त कितने होते हैं, 2 होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली अभी तक। स्वरों के बारे में पढ़ा, व्यंजनों के बारे में पढ़ा, संयुक्ताक्षर पढ़ा, उपक्षिप्त पढ़ा और अयोगवा वर्ण पढ़ लिया। अब 11 और 33 को जोड़ो तो कितने हो जाते हैं, 44, जिनका नाम क्या कहलाता है, मूल वर्ण कहलाता है। मूल स्वर मत कर देना, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, मूल वर्ण 44 होते हैं। इन सभी को जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 52, जिसका नाम होता है कुल वर्ण। यदि आपसे पूछा जाता है कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी बतानी है, 52। कितनी बतानी है, 52 बतानी है। और मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। यहां से सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो पूछता है मूल स्वर कितने, मूल वर्ण कितने, कुल वर्ण कितने, कुल स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उपक्षिप्त कितने होते हैं। इस स्थिति के अंतर्गत ध्यान रखना, किसको जोड़ रहा है, किसको घटा रहा है, किस में से जोड़ रहा है, किस में से घटाया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया समझना, प्रश्न पढ़ना अच्छी तरीके से। फिर आता है विदेशी या आगत या ग्रहित वर्ण। विदेशी या आगत या ग्रहित वर्ण, इनकी संख्या पूछी जाती तो मित्रों होती है 6। कितनी होती है, 6। सामान्यतः 6 वर्ण होते हैं हमारे। उसमें से तो एक होता है ओ, स्वर पूछा जाए तो एक ओ होता है जो अंग्रेजी के ओ के समान होता है, जो किस से मिलकर बना है मित्रों, आ और ओ के मध्य जो ध्वनि निकलती है ना, इन दोनों के से मिलकर क्या बना हुआ है, ओ बना हुआ है। ये ओ इस प्रकार से हमारा, ये ओ है, क्या है, ये वाला ओ है, ये औ नहीं है, क्या है, ओ है। अंग्रेजी का स्वर है, विदेशी स्वर है, ग्रहित स्वर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, अंग्रेजी का स्वर, ग्रहित स्वर और विदेशी स्वर। नोट डाउन कर लेना कौन कौन सा, अंग्रेजी का स्वर, ग्रहित स्वर, विदेशी स्वर और आगत स्वर। ये इसके नाम है, किसके, ओ के। और इसका जो चिन्ह होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर है, डॉग है, बोग है, बॉक्स है, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द लेकिन हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए। इसी कारण इस स्वर का आगमन हो चुका है हिंदी के अंतर्गत। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन होते हैं 5, कौन कौन से, क, ख, ग, ज और फ, ये होते हैं, ठीक है। लेकिन अब नाम आता है केंद्रीय विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी वर्णों की संख्या, तो 4 बताना है। यदि मान्यता प्राप्त पूछ रहा है आपसे तो वहां पर प्रथम दृष्टया के अंतर्गत ध्यान रखना कितने करने हैं, 4 करने हैं। जिसमें स्वर की बात करता हूं तो एक स्वर होता है जो हमारे सामने है, वो कौन सा है, ओ स्वर है। और दूसरी बात आपके सामने आती है वो किसकी है, व्यंजन की। भाई किसकी है, विदेशी व्यंजन की है। विदेशी व्यंजनों की संख्या होती है 3, 3 और 1 4 हो गया। कौन कौन सा होता है, ख, ज और फ, ख, ज और फ होता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना इसका विशेष रूप में। जैसे आप शब्द लिखते हो ना जरा, तो इसका मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा। जैसे लिखते हो फन और एक लिखते हो फन, तो इस फन का मतलब होता है क्या, सांप का मुख, और इस फन का मतलब होता है हुनर या कला होता है। क्या होता है, हुनर या कला। तो विदेशी वर्ण तो है, उन विदेशी वर्णों को हिंदी में प्रयुक्त कर दिया गया, इसी कारण हम इसको आगत व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे आता है कानून, एक कानून ये होता है, एक कानून ये होता है मित्रों। तो इस कानून को कहते हैं विधि या नियम कहते हैं, और ये कानून होता है जिसको कहते हैं चुल्ला।
क्या कहते हैं, चूल्हा कहते हैं, जो मैं आगे आपको युग्म शब्दों के अंतर्गत बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, नुक्ता वाला कौन कौन से वर्ण होते हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के अंक के अंतर्गत बस इतना ही। आप सभी को क्या करना है, इस चीज़ को बार बार याद करना है मित्रों, लिखना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और नोट्सों से अध्ययन करना है आपको साथ साथ में, क्योंकि एक ही चीज़ को कई बार पढ़ने से क्या होता है मित्रों, याद होता है। अभ्यास करने पर बल देना है, किस पर, अभ्यास करने पर बल देना है। इसी कारण आपको ध्यान रखना, जो जितनी ज़्यादा बार पढ़ेगा उसकी स्मृति जो होती है ना, शक्ति होती है, वो क्या होती है भाई, विकसित होती है और याद करने का टैलेंट आपके सामने अपने आप विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, शाबाश, झमा झम रो बमा भम।